पत्र का मध्य भाग यही था ना, कार्यालय पत्र और कार्यालय पत्र का प्रारूप, यही चल रहा था। कार्यालय पत्र और उसका प्रारूप, उस प्रारूप में हमने क्या क्या समझा था वो हम लिख रहे थे, यही चला था। जैसे ये खत्म होगा फिर हम पत्रों पर आ जाएंगे। कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उन्हें किस पत्र में कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है, क्या हमको लिखना होता है, क्या हमको जवाब आता है, फिर हम क्या उसका जवाब देते हैं, और नहीं आता तो भी क्या जवाब देते हैं, उन सब की चर्चा हम फिर करेंगे। ठीक है, लिखेंगे आप पत्र का मध्य भाग। लिखेंगे इसको 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। अनुच्छेद अवतरण, पैराग्राफ। इसको 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। तीन अनुच्छेदों में लिखा जाता है। पूर्ण विराम। आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या, आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है, घटा बढ़ा सकते हैं। 1 में भी हो जाए, 4 5 भी हो जाए, कितने भी, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, पहला लिखेंगे नंबर 1, विषय या समस्या का संक्षिप्त परिचय। पहला, विषय या समस्या का संक्षिप्त परिचय। विषय या समस्या का संक्षिप्त परिचय। तो पहले पैराग्राफ में जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है, जो हमारी समस्या है, उसका संक्षिप्त में परिचय दिया जाता है। दूसरा, विषय या समस्या का वर्णन, जो विषय या समस्या का वर्णन जो सहज प्रवाहमान हो, सहज प्रवाहमान हो, कौमा प्रसंग अनुकूल हो, प्रसंग अनुकूल हो। बोर्ड पर भी देख लिया करो कभी कभी, है ना। वर्ण याद पढ़ के तो आना ही थे आपको, कहाँ पंचम वर्ण या व्यंजन संधि का तीसरा नियम पढ़ कर आना था। मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो अंतिम वर्ण में बदल देते हैं, अंतस्तु उसमें संयुक्त वर्ण आए तो अनुस्वार में बदल देते हैं। धुंधला सा याद आ रहा है ना। प्री के बाद मेंस में आए, ठीक है, तो पिछला तो एक बार देखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रसंग अनुकूल हो एवं प्रभावशील हो, एवं प्रभावशील हो, कौमा करना चाहिए, कौमा करना चाहिए, पूर्ण विराम। अपेक्षाएं और सुझाव, इसी में लिखेंगे, अपेक्षाएं और सुझाव भी लिखे जाने चाहिए। अपेक्षाएं और सुझाव भी लिखे जाने चाहिए। आपने लिखा विषय या समस्या का वर्णन करना चाहिए, दूसरी पंक्ति में आपने लिखा विषय या समस्या का वर्णन करना चाहिए। तो उस समस्या और उसमें क्या था बीच में, उनकी विशेषताएं हमने लिखी हैं, इसलिए आपको लगा कॉमा लगा के जो हमने लिखा ना करना चाहिए, तो वो उस वाक्य की पूर्ति कर रहा है। तीसरा लिखेंगे,
पत्र का सारांश प्रस्तुत करते हुए पत्र का सारांश प्रस्तुत करते हुए निवेदन एवं अपेक्षाओं का संक्षिप्त विवरण करना चाहिए। निवेदन एवं अपेक्षाओं का संक्षिप्त विवरण करना चाहिए। शिष्टता सूचक शब्द एवं हस्ताक्षर। शिष्टता सूचक शब्द एवं हस्ताक्षर। लिखेंगे पत्र के दाईं ओर आवश्यकता अनुसार ऑब्लिक प्रश्नानुसार। पत्र के दाईं ओर आवश्यकता अनुसार ऑब्लिक प्रश्नानुसार शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा नीचे हस्ताक्षर कोष्टक में नाम। हस्ताक्षर अल्पविराम कोष्टक में नाम व पद लिखा जाता है। नोट डालेंगे। नोट पुनः बाईं ओर पत्र क्रमांक। पुनः बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा पुनः बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा दाईं ओर दिनांक लिखते हैं। दाईं ओर दिनांक लिखते हैं। ठीक है, दोबारा से पत्र क्रमांक आया था, दोबारा से दिनांक आया था। ठीक है। प्रतिलिपि। प्रतिलिपि हेडिंग डालेंगे प्रतिलिपि। लिखेंगे यदि पत्र का संबंध किसी अन्य पदाधिकारी से हो यदि पत्र का संबंध किसी अन्य पदाधिकारी से हो अथवा पत्र की पालना उचित कार्रवाई पत्र की पालना उचित कार्रवाई या सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से
या सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से पत्र की प्रतिलिपि, सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों को पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों को भी प्रेषित की जाती है। संबंधित पदाधिकारियों को भी प्रेषित की जाती है। नई पंक्ति से प्रतिलिपि हमेशा वरिष्ठता क्रम में लिखी जाती है। प्रतिलिपि हमेशा वरिष्ठता क्रम में लिखी जाती हैं। लिखी जाती हैं। नई पंक्ति से प्रतिलिपि में पदनाम, प्रतिलिपि में पदनाम, विभाग एवं स्थान एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं। पदनाम, विभाग एवं स्थान एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं। नई पंक्ति से प्रतिलिपि के 3 प्रयोजन होते हैं। सूचनार्थ, पालनार्थ, आवश्यक कार्रवाई। सूचनार्थ, पालनार्थ, आवश्यक कार्रवाई। और पत्र लिखते समय कभी एक, कभी दो, कभी तीनों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पत्र जब लिखेंगे तो किसी एक का, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, पालनार्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डालेंगे। पत्र के दाईं ओर, पत्र के दाईं ओर पुनः हस्ताक्षर, पुनः हस्ताक्षर, कोष्ठक में नाम, कोष्ठक में नाम तथा नीचे पद लिखा जाता है, तथा नीचे पद लिखा जाता है। ये आपका सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार हुआ। ठीक है, जो हमने प्रारूप तैयार किया था उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हमको लिखना था ये। अब हम चर्चा करते हैं कार्यालय पत्रों की। ये थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। अब एक पत्र मैं लिखाऊंगा, फिर आपसे भी लिखवाऊंगा। आपके लिए सहायक बिंदु समाचार पत्र रहेंगे। क्या कहे समझ में आ गया? अखबार में रोजाना कार्यालय पत्र आते हैं। सामान्य कार्यालय पत्र, कभी अनुस्मारक पत्र, कभी निविदा, कभी अधिसूचना, कभी कार्यालय आदेश, कभी विज्ञप्ति। ये सब हमारे सिलेबस में भी है और ये आते भी हैं। ठीक है, और अधिकांशतः प्रश्न भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं। प्री और मेंस के बीच में अखबार में जो पत्रों का दौर चलता है,
प्रश्न अधिकांशतः उनमें से ही बनता है हर बार। क्या कहा है, समझ में आ गया? आपका प्री का परिणाम आ गया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 महीने का हमको समय मिलता है। इन 2-3 महीने में समाचार पत्रों में जो निविदाएं पारित हुई हैं, जो अधिसूचनाएं पारित हुई हैं, जो परिपत्र लिखे गए हैं, वही विषय उठाकर हमको एग्जाम हॉल में रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो अखबार तो हमारे लिए बहुत सहायक बिंदु है। मैंने आपको बताया, आप संपादकीय पृष्ठ पढ़ेंगे, उसमें देखकर एक पृष्ठ रोजाना लिखेंगे, अशुद्धियाँ गायब हो जाएंगी। उसमें वर्ग पहेली आती है, उसे आप रोजाना भरेंगे, उससे आपके पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह तैयार होंगे। थोड़ा सा अटपटा लगता है, कठिन काम बताया है क्योंकि खुद ही करना है, और जब कोई काम खुद करना होता है तो गड़बड़ होती है, वो कठिन काम होता है। ठीक है, तो अब हम एक सामान्य कार्यालय पत्र तैयार करें। प्रश्न लिखो। लिखेंगे, आपको जैसे एग्जाम हॉल में प्रश्न मिलेगा वैसे लिखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रश्न लिखेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से मतदाता सूचियां अद्यतन करने के संबंध में, मतदाता सूचियां अद्यतन करने के संबंध में एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए। मतदाता सूचियां अद्यतन करने के संबंध में एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए। प्रश्न समझ में आ गया? विषय समझ में आ गया? मतदाता सूचियां अपडेट करानी है। ठीक है, हिंदी का शब्द आते ही हम थोड़ा सा असमंजस में आ जाते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी का जो पेपर है उसकी पड़ोस में इंग्लिश भी लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, इंग्लिश लिखी हुई नहीं होगी वहाँ। ठीक है, वहाँ पर हिंदी के ही शब्द लिखे हुए होंगे। तो अब मतदाता सूचियाँ हमको तैयार करवानी हैं। आप कौन है? जिला निर्वाचन अधिकारी। तो अपने अधीनस्थ से ही तैयार कराएंगे, खुद तो तैयार करेंगे नहीं, अपने अधीनस्थ जो हैं उनसे तैयार कर पाएंगे। ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैं लिखता हुआ चलता हूँ आप साथ साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले पत्र कहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल मध्य से, और सबसे ऊपर क्या आएगा? सरकार का नाम। अब सरकार कौन सी है? तो राजस्थान सरकार लिखो। एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ अल्प विराम पूर्ण विराम के भी अंक कटते हैं, ये याद रखना, इसलिए बोर्ड पर टिके रहेंगे। राजस्थान सरकार। ठीक है, कार्यालय विभाग का नाम, तो कार्यालय, अल्प विराम जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्प विराम जयपुर, पूर्ण विराम। आप चाहे तो जयपुर सामने भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो नीचे वाली पंक्ति में भी लिख सकते हैं। ये जो कार्यालय विभाग का नाम हुआ करता है, ये बड़ा भी हो सकता है, 2-3 पंक्ति में भी आता है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार आप या कहीं भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न अनुसार ये लिखा जाता है। जैसे हमको पत्र लिखना है, पत्र बड़ा है और हमको एक ही पृष्ठ खाली मिला है, तो हम सीधा लिखते हैं। हमको लगता है कि हाँ पर्याप्त है, लिख देंगे, 2-4 पंक्तियाँ बची जाएंगी, तो हम फिर ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो 3 पंक्ति में आप लिख चुके हैं अभी।
एक बात विशेष तौर पर याद रखना, प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होता है तब तक कोई भी पंक्ति बीच में खाली नहीं छोड़ेंगे। हम हर एक शीर्षक जैसे अलग अलग डालते हैं, पंक्ति एक एक छोड़ते हुए चलते हैं, कोई भी पंक्ति बीच में खाली नहीं रहेगी। आप 3 पंक्ति लिख चुके हैं तो चौथी पंक्ति में आपका क्या है, पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में मैंने आपको बताया संक्षिप्त में लिखा जाता है। संक्षिप्त में क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, कोई भी संख्या। कोई भी संख्या ये हो सकती है। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे साथ साथ। इसी पंक्ति में दिनांक लिखना होता है। इसी पंक्ति में दिनांक लिखना होता है दाईं तरफ। बीस अगस्त 2017। ठीक है, अब सामान्य कार्यालय पत्र लिख रहे हैं। सामान्य कार्यालय पत्र लेंगे, पत्र का कोई नाम नहीं है तो सीधा आप यहां कार्यालय पत्र लिखेंगे। सामान्य कार्यालय पत्र में आप ये शीर्षक दो तो ठीक, नहीं दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सामान्य कार्यालय पत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी पत्र हैं जो हमसे एग्जाम हॉल में लिखवाए जाते हैं, वह शीर्षक यहाँ होता है। चाहे परिपत्र है तो परिपत्र, निविदा है तो निविदा, अधिसूचना है तो अधिसूचना, वह यहाँ लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में सहायक निर्वाचन अधिकारी अल्पविराम सापरा पूर्णविराम। ठीक है, आप चाहे तो एक ही पंक्ति में भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक ही पंक्ति में इसे लिख सकते हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी सापुरा। ठीक, नीचे वाली पंक्ति में विषय, नीचे वाली पंक्ति में विषय। ये देखो, जो अल्प विराम पूर्ण विराम लगे हुए हैं ये आपको याद रखने, आगे जब मैं पत्र आपसे लिखवाऊंगा इन सबको आप ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, मतदाता सूचियां अद्यतन करने हेतु पूर्ण विराम आएगा। संदर्भ, अब ये अनिवार्य नहीं है, पहला पत्र लिखा जा रहा है तो पहले पत्र में, सामान्य कार्यालय पत्र में संदर्भ लिखा जाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, और फिर भी मैंने आपसे कहा लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम भूल जाते हैं कहाँ संदर्भ लिखना था, कहाँ विषय लिखना था। ठीक है, लिखेंगे पंचायती राज आम चुनाव 2018
के क्रम में, के संबंध में, के संदर्भ में कुछ भी हम लिख सकते हैं। पंचायती राज आम चुनाव 2018। ठीक है, अब हमारा पत्र शुरू होता है। पत्र का मध्य भाग शुरू होता है। ये लगभग सब पत्रों में रहेगा। ये यथावत लिखा जाएगा जैसे है। विषय परिवर्तित हो जाएगा, संदर्भ परिवर्तित हो जाएगा, विषय अनुसार फिर हमारा मध्य भाग भी परिवर्तित हो जाएगा। अब मध्य भाग हमारा देखो, मैंने आपको बताया दोबारा से एक बार, ये हमारा पृष्ठ है जिस पर हमको पत्र लिखना है। एग्जाम हॉल में दो तरह की कॉपी आपको मिलती है, एक तो बिल्कुल ऐसे या उसमें पंक्तियां होती हैं। दोनों तरह की कॉपी, कभी तो एकदम प्लेन मिलती है, कभी पंक्तियां मिलती हैं। एक बात याद रखना, हिंदी में हमेशा पंक्ति के नीचे ही लिखा जाता है, पंक्ति के ऊपर कुछ नहीं लिखना है, याद रखना। हिंदी विषय में और सब्जेक्ट में और पेपर में आप कैसे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदी में फर्क पड़ेगा, याद रखना। पंक्ति के नीचे लिखेंगे। ठीक है, नया पैराग्राफ शुरू करना है, ये 50% भाग और इसका ये 50% भाग। प्रत्येक स्थिति में नया पैराग्राफ यहीं से शुरू होगा। अब चाहे ऊपर वाली पंक्ति हमारी कहीं भी खत्म हुई है, चाहे ऊपर वाली पंक्ति, नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो, ऊपर वाली पंक्ति में हमने लास्ट में शब्द लिखा है तो भी नया पैराग्राफ यहीं से शुरू होगा। ऊपर वाली पंक्ति में हमने सिर्फ एक ही शब्द लिखा है तो भी नया पैराग्राफ यहीं से शुरू होगा। ये याद रखना, पैराग्राफ शुरू करने का तरीका होता है, नियम होता है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे। अब जो हम लिखेंगे जहाँ से हमारा पत्र शुरू हो रहा है वह यहाँ से, उपर्युक्त विषय एवं महोदय आएगा, नहीं आएगा। सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है। ठीक है, सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है, इसलिए नहीं आएगा। दोबारा भी ध्यान दो। फिर मैंने आपको क्या बताया था, महोदय मान्यवर। कार्यालय पत्रों में इनके लिए कोई जगह नहीं होती, ये सिर्फ अर्धशासकीय पत्र में काम आ सकते हैं। बताया था मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना। ठीक, आओ बोर्ड पर दोबारा से, इसलिए सीधा उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत लिखते हुए चलेंगे। उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत लेख है कि निवेदन नहीं है, लेख है। ठीक है, अब आगे आप लिखते हुए चलेंगे, यहाँ मैं जैसे जैसे बोलूँगा। जैसे ही पंक्ति खत्म होती है तो नई पंक्ति हमारी यहाँ से शुरू होगी, याद रखना। ये नहीं यहीं से लिख रहे हैं, ये जगह सब खाली चल रही है, नहीं रहेगी, लिखेंगे। लेख है कि आगामी पंचायती राज आम चुनाव, लेख है कि, ये लिखेंगे पहले, उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत लेख है कि छोटा आएगा। वाक्य को जोड़ने वाला की हमेशा छोटा होता है। ठीक है, वाक्य को जोड़ने वाला, नहीं तो प्रत्येक स्थिति में की में बड़ी की मात्रा होती है। लेख है कि आगामी पंचायती राज, आगामी
पंचायती राज आम चुनाव की वहीं से लिखना है, शुरू से लिखना है। हाँ, ये पंक्ति आपकी खत्म हुई तो नई पंक्ति फिर आपकी यहां से शुरू होगी, संदर्भ जहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि ये जगह खाली नहीं छोड़नी है। पर अगली क्लास में कहेंगे साहब आपने नहीं बताया था, क्योंकि हिंदुस्तान में गलती हमेशा सामने वाले की होती है, खुद की कभी नहीं होती। हिंदुस्तान में खुद की गलती होती क्या? मतलब ही नहीं है साहब, वेदों में नहीं लिखा, हम गलती करें, है ना। लेकिन आगामी पंचायती राज आम चुनाव की मतदान तिथि, आम चुनाव की मतदान तिथि 24 फरवरी 2018 निर्धारित की गई है। चौबीस फरवरी 2018 निर्धारित की गई है। चौबीस लिखेंगे, फरवरी के बाद अल्पविराम लगाएंगे। ठीक है, 2018 निर्धारित की गई है, पूर्ण विराम। पिछले आम चुनाव में, इसी पंक्ति में लिखते चलो सीधा, जब तक पैराग्राफ परिवर्तित यदि होगा तो मैं स्वतः ही बताऊंगा, आप तो सीधा लिखते चलो। ठीक है, पिछले आम चुनाव में आपके क्षेत्र की, पिछले आम चुनाव में आपके क्षेत्र की मतदाता सूची तथा मतदाता पहचान पत्रों में, मतदाता पहचान पत्रों में काफी त्रुटियां पाई गई थी। काफी त्रुटियां पाई गई थी। थी में बिंदी आएगी। थी में बिंदी आएगी। त्रुटियां ये बहुवचन है। पड़ोसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आएगी मतलब आएगी। ठीक है, नए पैराग्राफ से लिखो, नया पैराग्राफ। हाँ, नया पैराग्राफ यदि आप लिख रहे हैं तो 2 नंबर डालना है। ठीक है, नया पैराग्राफ यहीं से शुरू होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि छोटा आएगा, निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20 जनवरी, दिनांक 20 जनवरी 2018 तक, 20 जनवरी 2018 तक इससे संबंधित सभी त्रुटियों में, इससे संबंधित सभी त्रुटियों में सुधार करते हुए, सभी त्रुटियों में सुधार करते हुए मतदाता सूची
मतदाता सूची अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें। मतदाता सूची अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें। करें में बिंदी आएगी, पूर्ण विराम। नीचे वाली पंक्ति में दाईं तरफ हस्ताक्षर। कै खे गे। जैसे मैंने लिखा। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। पत्र क्रमांक नीचे वाली पंक्ति में लिखना है। जयपुर जो लिखा है उसके नीचे वाली पंक्ति में बाईं ओर, ठीक है। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। अभी कोई संख्या नहीं लिखनी है, छोड़ दो। कोई संख्या नहीं लिखनी, छोड़ दो। इसी पंक्ति में दिनांक यथावत लिखो, जो ऊपर आपने लिखा था। क्या लिखा था? 20 अगस्त। ठीक है। नीचे की पंक्ति में प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हेतु के बाद डैश करके पंक्ति छोड़नी है, वह वाली। ठीक है। नंबर 1, पहला लिखेंगे श्रीमान राज्य निर्वाचन आयुक्त अल्पविराम जयपुर पूर्णविराम। श्रीमान संभागीय निर्वाचन आयुक्त जयपुर। बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखो, प्रश्न अनुसार आप जयपुर के हैं
और जयपुर जयपुर ही संभाग में आता है। प्रश्नानुसार आप अन्य जिले के भी हो सकते हैं और वह जिला किस संभाग में आता है, फिर वहां यही लिखना है, ये याद रखना। प्रश्नानुसार आप जयपुर के हैं और जयपुर जयपुर संभाग में ही है, तो इसलिए यहाँ जयपुर लिखा हुआ है। प्रश्नानुसार आप अन्य किसी भी जिले के अधिकारी हो सकते हैं और वह जिला किस संभाग में आता है, फिर वहां यह लिखना होता है। ठीक है। रक्षित पत्रावली, रक्षित पत्रावली। अब सिर्फ इतना सा बताएंगे आप, कुल पत्र कितने लिखे गए हैं। एक तो हमने सहायक निर्वाचन अधिकारी शाहपुरा पहुंचा दिया और तीन ये, ठीक है। तो पत्र कितने हो गए, 4। अब पहले पत्र का क्रमांक आपने क्या लिखा है, 1182। अब क्या होगा यहां, 1183, 82, 83, 84, 85, 4 पत्र हो गए। ठीक है, 4 पत्र, 82वां नंबर, फिर बाकी के ये 3 नंबर आ गए। ठीक है। अब ये ज़्यादा भी 10 नंबर होते, 20 होते, 30 होते, तो वह अगली संख्या यहाँ पर आ जाती, वह अगली संख्या फिर यहाँ पर लिख देते। ठीक है। ये आपका, फिर नीचे इस पंक्ति के नीचे हस्ताक्षर, फिर आपका पद जिला निर्वाचन अधिकारी। और आपके 10 अंक पूरे। ताली बजाने के लिए और हैं, आप सिलेक्शन लेने के लिए हो, याद रखना, ऐसे मत भूल जाया करो। जब यहाँ आप आए थे तब आप ताली बजाने वालों में थे, अब आप सिलेक्शन लेने वाले हो, ताली बजाने वाले पीछे पीछे आ रहे होंगे, ये याद रखना। ताली मत बजाया करो, ताली बजाते मेरे दग दग शुरू हो जाती हैं कि कौन सा त्यौहार आया है ना। ध्यान दो, आपको इतना सा लिखना है बस। सामान्य, आप देखो प्रश्न 3 तरह से आता है, दोबारा ध्यान दो फिर बता दूं। सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, एक प्रश्न ये लिखा हुआ था 10 अंक का, तो आपने प्रारूप तैयार किया। फिर आता है एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए, विषय कोई भी स्वेच्छानुसार। ये 2 तरह के प्रश्न तब आते थे जब भर्ती होती थी, आज छटनी होती है। यहाँ विषय दिया हुआ होता है, अपनी मर्जी से नहीं, हम जो बताएंगे वह लिखो। फिर ऐसे प्रश्न बनाकर आपको दिया जाएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर मानते हुए मतदाता सूची अद्यतन करने के संबंध में एक कार्यालय पत्र लिखिए, और फिर आपको उसके ऊपर पत्र लिखना है। ठीक है। अब ये पत्र लिखा गया सहायक अधिकारी के पास, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अब जब कोई जवाब नहीं आया तो दूसरा पत्र लिखा जाएगा। दूसरा पत्र जब लिखा जाएगा तो उस पत्र का नाम क्या होगा, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, दूसरा पत्र। ये भी सिलेबस में। अब हमको विषय यही दिया हुआ है,
ठीक है। वैसे यही है, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से मतदाता सूचियां अद्यतन करने के लिए एक अनुस्मारक पत्र लिखिए। अब अनुस्मारक पत्र जब हमसे, वैसे यही है, प्रश्न यही है, कार्यालय पत्र के स्थान पर उसने क्या लिख दिया, अनुस्मारक। तो एक पत्र दिमाग में पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि उसका जवाब नहीं आया तभी इस पत्र का जन्म हुआ। उसका जवाब आ जाता, जो सूचना चाहिए गई थी उचित समय पर वह मिल जाती, तो इस पत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस पत्र की आवश्यकता तभी पड़ती है जब पहले जो पत्र भेजा गया है उससे जो वांछित सूचनाएं चाहिए गई थी, उससे जो कार्य निर्धारित समय में मांगा गया था पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस पत्र का जन्म हुआ। अब प्रश्न में आया अनुस्मारक पत्र, तो एक पत्र पहले से ही दिमाग में होता है। उस पत्र के दिनांक और पत्र क्रमांक काल्पनिक हमारे दिमाग में रहते हैं। दिनांक का बहुत महत्व, मैंने पहले भी बताया था। पत्र क्रमांक और दिनांक ये दोबारा दोबारा सिर्फ इसीलिए लिखे गए थे कि ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ गोला बन जाता है और वहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो पहला पत्र जिस प्रारूप में लिखा जाता है, अनुस्मारक पत्र यथावत उसी प्रारूप में लिखा जाएगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। यहां सिर्फ शीर्षक परिवर्तित होता है। वहां आपने लिखा था कार्यालय पत्र, यहां लिखा जाएगा अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है दूसरा अनुस्मारक पत्र लिखना पड़ जाए, तो फिर हम उसमें संख्या लिखते हैं, अनुस्मारक पत्र सेकंड। पहले वाले में कुछ नहीं लिखते, दूसरे वाले में जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ही अर्धशासकीय पत्र का जन्म हो जाता है, सीधा ही अर्धशासकीय पत्र का जन्म हो जाता है। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे, वह भी सिलेबस में। और अर्धशासकीय पत्र 2017 में पूछा गया था, उसके लिए तो इन दोनों पत्रों के दिनांक और पत्र क्रमांक याद होना अनिवार्य होता है। मतलब हमारे दिमाग में दो पत्र पहले से ही चल रहे होते हैं, उनको ध्यान में रखकर हमको पत्र लिखना पड़ता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी आप लिखेंगे अनुस्मारक पत्र, हेडिंग डालेंगे अनुस्मारक या स्मरण पत्र। लिखेंगे पूर्व में लिखे गए, डैश करके लिखेंगे, पूर्व में लिखे गए पूर्व में लिखे गए किसी पत्र का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर, कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर अथवा कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर अथवा उसके द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर, निर्देशों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर अथवा वांछित सूचना निश्चित तिथि तक प्रदान नहीं करने पर
पूर्व पत्र का हवाला देते हुए, पूर्व पत्र का हवाला देते हुए उसकी याद दिलाने हेतु, उसकी याद दिलाने हेतु जो पत्र लिखा जाता है, याद दिलाने हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। नई पंक्ति से लिखेंगे। अनुस्मारक पत्र में, अनुस्मारक पत्र में संदर्भ लिखा जाना अनिवार्य होता है। संदर्भ लिखा जाना अनिवार्य होता है। आवश्यकता अनुसार विषय भी लिख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार विषय भी लिख सकते हैं। इसी पंक्ति में लिखेंगे। अनुस्मारक पत्र, अनुस्मारक पत्र उसी प्रारूप में लिखा जाता है, उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में, उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था। पूर्व पत्र लिखा गया था। अब देखो, विषय आपके पास है, प्रश्न आपके पास है, एक सामान्य कार्यालय पत्र आप लिख चुके हैं। अब इस सामान्य कार्यालय पत्र को आप अनुस्मारक पत्र में परिवर्तित कर कर लाएंगे। घर से गृह कार्य है, होमवर्क है, ठीक है। कैसा लिखते हैं, क्या अशुद्धियाँ होती हैं, उन पर फिर मैं चर्चा करूंगा और फिर पत्र लिखाऊंगा, फिर मैं लिखाऊंगा, ठीक है। और लिख कर ही लाएंगे, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, ये याद रखना। किसी की भी कॉपी, क्या त्रुटियां हैं, वो त्रुटि सबकी नहीं होंगी, वो त्रुटि उसी की नहीं होंगी, सबकी होंगी। उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आपको ये बताया था, इसके बावजूद भी हम ये गलतियां कर रहे हैं, इन पर चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क, गृह कार्य, जिसे आप घर से कर कर लाएंगे। संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, बोर्ड पर आ जाओ। आपसी वार्ता तो बाद में कर लेना ना, पत्र तो अभी शुरू हुए हैं, कंप्लीट का हुए हैं, अभी तो शुरू हुआ है। संक्षिप्तीकरण के मैं आपको नियम बताऊंगा। 10 अंक का एक बिंदु हमारे सिलेबस में संक्षिप्तीकरण, जिसके मैं नियम बताऊंगा। उदाहरण मैं आपको अलग से दूंगा, जिसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, अलग से, ठीक है। उसमें मैं आपसे संक्षिप्तीकरण मैं भी करूंगा, आपसे भी करवाऊंगा।
तो इस संक्षिप्तीकरण के जो नियम मैं आपको बताऊंगा वो एक पृष्ठ में लिखे जाएंगे, कहीं भी लिख लेना। तो एक पत्र रोजाना लिखाऊंगा, एक संक्षिप्तीकरण रोजाना कराऊंगा। हम एक दिन में एक पत्र लिखेंगे, एक संक्षिप्तीकरण करेंगे। तो ये भी हमारे साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। फिर ताली बजाएंगे। आप बोर्ड पर आ जाओ, आपसी वार्ता बंद करो बस। 10 अंक का ये बिंदु हमारे सिलेबस में, एकमात्र ऐसा बिंदु हमारा सिलेबस में है जिसमें प्रश्न से छोटा उत्तर होता है। प्रश्न से बड़ा होता जब हो की आवाज आती, ये तो अच्छी बात है। एकमात्र बिंदु हमारे सिलेबस में है जो हमारे अनुसार है, जैसा हम चाहते थे या जैसा हम करते हैं वैसा ही एक बिंदु भी सिलेबस में रखा। मतलब इतना पढ़ते हैं, इतना याद रहता है, इतना लिख पाते, ये भी यही कहता है, ये भी यही कहता है। इतना आप पढ़ेंगे, इतना याद रहेगा, इतना लिख पाएंगे, ये भी यही कहता है। ऐसा ही कर दो। चलो मैं आपके अनुसार ही एक प्रश्न रख देता हूँ सिलेबस में, आप इसे भी करो। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इस बिंदु को 2 भागों में बांटा गया है। एक में तो आपका शीर्षक है, एक में आपका संक्षेपण खुद बैठा हुआ है, ठीक है। ये 2 अंक का है, ये 8 अंक का है। ये 8 अंक इसके ऊपर निर्भर हैं। बोर्ड पर आओ। ये 8 अंक इसके ऊपर, ये यदि आपके सही होते हैं तो ये सही रहेगा, नहीं तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। इसके गलत होते ही इस पर चर्चा नहीं होती। कुछ ये 2 अधिकारी व्यस्त हो गए, पता नहीं कहाँ। हाँ ना, वो बाद में कर लेने, अभी यहाँ देखो। एक पेपर ऐसा होता है, पहले जैसे हुआ करते थे, नेट का पेपर होता था कि साहब ये पेपर पास हुआ तो अगली कॉपी चेक होंगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। आईएएस में जैसे होता है, ये पास हुआ तो अगली कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। वही स्थिति यहाँ पर है। ये सटीक हुआ, ये सही हुआ तो सामने वाला इस पर चर्चा करेगा, यही गलत हुआ तो क्रॉस का निशान लगेगा, आगे निकल जाएगा। ये शीर्षक, यानी किसी भी अवतरण का, किसी भी पाठ का, किसी भी अध्याय का सबसे संक्षिप्त रूप शीर्षक होता है। इसे हम कहते हैं फिल्म का नाम, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। तो शीर्षक यदि सटीक निकला तो आपका संक्षेपण सही हो जाएगा। शीर्षक से यदि भटक गए, संक्षेपण खत्म। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म बनाई थी गावस्कर। गावस्कर एक फिल्म बनाई थी और सुनील गावस्कर को उसकी ओपनिंग के लिए बुलाया गया था। और उसने 3 घंटे तक मूवी देखी, फिल्म देखी। उसमें गावस्कर दूर की बात, क्रिकेट की चर्चा नहीं हुई। ये क्या मजाक है। इंडिया ने भी एक फिल्म बनाई थी बॉर्डर, एलन बॉर्डर की कोई चर्चा नहीं की। वही स्थिति है, यदि शीर्षक आपका गलत हो गया तो यहाँ की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है। शीर्षक को निकालने के लिए हमको दिए गए अवतरण को, लगभग 150 शब्दों का एक अवतरण दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जैसे जैसे हम शीर्षक को पढ़ते जाते हैं, अवतरण को पढ़ते जाते हैं, नए नए शीर्षक हमारे दिमाग में घर करते हुए चले जाते हैं। 2 पंक्ति पढ़ी, एक शीर्षक आ जाएगा, अगली 2 पर गए तो दूसरा आ जाएगा, अगली 2 पर गए तो तीसरा आ जाएगा, अंत तक जाते जाते एक और आ गया। लगभग 4 शीर्षक हम निकाल लेते हैं छोटे से अवतरण का। अब हमको क्या करना है, उन 4 को ध्यान में रखकर, या तो आवश्यकता अनुसार उनको रफ में लिख लेते हैं, या ध्यान में रखकर दोबारा से फिर अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो 2 तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, बचेंगे 2 ही।
फिर उनमें से कोई एक सटीक निकालने के लिए एक बार और अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता होती है। 150 शब्द हैं, 1.5 मिनट में एक बार पढ़ जाता है, इतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। जैसे उदाहरण आएंगे आप पढ़ के देखेंगे, आपको लगेगा, है ना। फिर आप एक शीर्षक निकाल पाएंगे। ठीक है, अब संक्षेपण करना होता है। संक्षेपण करने में दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या हुआ ये लिखना है, किसके द्वारा हुआ ये हटाना है। मतलब मूल बिंदु को लिखना है, उसको समझाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं अवतरण में वे हटाने। उदाहरण नहीं देने, उदाहरण हटाने हैं। ठीक है, यानी गुण प्रदर्शित करने होते हैं, उदाहरण हटाने होते हैं। क्या हुआ ये लिखना होता है, किसके द्वारा हुआ ये हटाना होता है। ठीक है, अवतरण में जो शब्द दिए हुए हैं उनका यथावत प्रयोग नहीं करना होता है, उसे अपने शब्दों में लिखना होता है, सरल शब्दों में लिखना होता है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, पूरे मूल बिंदु से नहीं भटकना, ये याद रखना। हम क्या करते हैं, उदाहरण की ओर आकृष्ट होते हैं, उसके उदाहरण को ही शीर्षक बना बैठते हैं और वही लिखने बैठ जाते हैं। उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, हमको उन्हीं को बाहर निकालना होता है, मूल बिंदु को पकड़ना होता है, वह लिखना होता है। इंग्लिश 10th में पढ़ते थे, जब इंग्लिश में आते थे ना समरी, एक पंक्ति ऊपर की लिखते थे, एक मध्य की लिखते थे, एक अंत की लिखते थे, हो गई समरी पूरी। हमने हमारा काम कर दिया, सामने वाला अंक देगा उसका काम है। कारण यह था कि उस अवतरण में क्या कहा गया था यही समझ में नहीं आया था, इसलिए हम ऐसा करते थे। ठीक है, सारांश संक्षेपण दोनों अलग अलग होते हैं। संक्षेपण में 1/3 शब्द होते हैं, सारांश में 10 पृष्ठ की बात को 10 पंक्तियों में भी कह सकते हैं, दोनों अलग हैं। संक्षेपण बड़ा होता है, सारांश छोटा होता है, शीर्षक उससे भी छोटा होता है। सबसे छोटा भाग शीर्षक ही होता है। तो अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, यथावत शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता, सरल शब्दों का प्रयोग करना होता है, अपनी भाषा में उनको लिखना होता है, उदाहरण हटाने होते हैं, गुण प्रदर्शित करने होते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु मैं आपको लिखा देता हूं, फिर मैं आपको उदाहरण हेडिंग डालेंगे, संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। कहीं भी लिख लो, पीछे के पृष्ठ पे लिख दो चाहे लास्ट पे, एक पृष्ठ लिखाऊंगा आगे पीछे से बस। ठीक है, उसके बाद उदाहरण अलग से आपको मिल जाएंगे, और जो उदाहरण जिस पृष्ठ पे मिलेंगे उसी पृष्ठ पर आपको उत्तर लिखना होगा फिर। ठीक है, लिखेंगे संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण। किसी अवतरण के लिखेंगे किसी अवतरण के मूल भाव में किसी अवतरण के मूल भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना, किसी अवतरण के मूल भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग 1/3 शब्दों में लिखना, उसे लगभग 1/3 शब्दों में लिखना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। किसी अवतरण के मूल भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग 1/3 शब्दों में लिखना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। नई पंक्ति से लिखेंगे, यह संक्षेप में
यह संक्षेप में इस तरह होना चाहिए कि यह संक्षेप में इस तरह होना चाहिए कि मूल भाव खंडित न हो। मूल भाव खंडित न हो। मूल भाव खंडित न हो। नई पंक्ति से, नई पंक्ति से लिखेंगे। संक्षिप्तीकरण को हम संक्षिप्तीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, अल्पविराम, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन, और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। छोटा चित्रण कह सकते हैं। ठीक है, नई पंक्ति से। संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार्थक उपस्थित किया जाता है। किसी रचना का सार्थक उपस्थित किया जाता है। सामासिक पदों का प्रयोग किया जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तता, कम से कम शब्दों में। जैसे हम कहें वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनमें किया जाता है। नई पंक्ति से। किसी विस्तृत अवतरण से अनावश्यक एवं अप्रासंगिक बातों को हटाकर अटपटा सा तो लगेगा। बे और से भाग में ये नियम काम आते हैं। ये मैंने आपको उस समय भी बताया था। जब आप बे और से भाग लिख रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, पत्र लिख रहे होंगे, पल्लवन लिख रहे होंगे, संक्षिप्तीकरण कर रहे होंगे, तब इन नियमों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने इनकी ही चर्चा की थी। अब ये काम आएंगे। ठीक है, अभी आप इनको भूले, मेंस जब आएगा फिर दोबारा भूलोगे। और अभ्यास एकमात्र तरीका है जिससे ये याद रखे जा सकते हैं, और कोई। ठीक है, किसी विस्तृत अवतरण से अनावश्यक एवं अप्रासंगिक बातों को हटाकर उसके
महत्वपूर्ण तथ्यों को लगभग 1/3 शब्दों में महत्वपूर्ण तथ्यों को लगभग 1/3 शब्दों में व्यक्त कर देना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण कहलाता है। नई पंक्ति से किसी विस्तृत विवरण सविस्तार व्याख्या लेख आदि में तथ्यों और निर्देशकों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें असंबद्ध पुनरावृत्त एवं अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण और संक्षिप्त संकलन हो। प्रभावपूर्ण और संक्षिप्त संकलन हो। पहले तो पड़ोसी की कॉपी देखते हैं, फिर मेरी तरफ घूर कर देखते हैं, कहाँ साहब आपने क्यों नहीं लिखा, है ना। आपके ये तो समझ में आ गया कि साहब वर्ण एक बार पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा देख कर आने पड़ेंगे। व्यंजन संधि का तीसरा नियम दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये आपको काम में मैंने आपको बिंदी आप लगाएंगे गलत नहीं है, बिंदी आप लगाएंगे गलत नहीं है, सही है। मैंने आपको बताया पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, मतलब अपना काम चला सकते हैं। और मैंने उस समय भी आपसे कहा पूरा राजस्थान बिंदी लगाएगा, पूरा राजस्थान बिंदी लगाएगा, ठीक है। हमें तो पंचम वर्ण याद है, हम तो यही लिखेंगे और ये धीरे 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 आदत में आ जाएगा। जैसे ही बिंदी लगती है तब याद आता है ना। बिंदी लगने के बाद याद आता है, पहले नहीं आता। चलो धीरे धीरे आदत में आएगा। नई पंक्ति से लिखेंगे, नई पंक्ति से। संक्षेपण
और सारांश में मूलतः भेद है। संक्षेपण और सारांश में मूलतः भेद है। नई पंक्ति से, संक्षेपण मूल अवतरण का संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होता है। संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होता है, जबकि सारांश में उसकी मुख्य बातों को अत्यधिक संक्षेप में लिखा जाता है। अत्यधिक संक्षेप में लिखा जाता है। संक्षेपण में 1/3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसा हमको दिया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन सारांश में और संक्षिप्त कर दिया जाता है और भी छोटा कर दिया जाता है। नई पंक्ति से, सारांश में हम, अभी तो आपने एक पृष्ठ ही नहीं लिखा, मैंने कहा आगे पीछे से दोनों लिखाऊंगा, है ना। और पहले मैंने आपको बताया यही कारण है कि 4th पेपर से कम 20 अंक का पेपर छूटता है। अभ्यास ही नहीं किया। मैंने अभी 25 मिनट लिखा है और उसमें भी बार बार में घूर कर देखने लग गए, कई तो हाथ फेंकने लग गए, निकल तू, तेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अब हमको, हैं। ऐसे नहीं, लगातार वहाँ बिना रुके, बिना पड़ोसी को देखे 3 घंटे तक लिखना होता है, तब कहीं जाकर पेपर पूरा होता है। बीच में आप सोचने बैठ गए तो जितने मिनट आप सोचेंगे उतने अंक कम होते हुए चले जाएंगे, पेपर पूरा नहीं होता। 4th पेपर की यही विशेषता रहती है, ठीक है। लिखो, सारांश में हम 10 पृष्ठों के अवतरण को 10 पृष्ठों के अवतरण को 10 वाक्यों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 10 वाक्यों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि संक्षेपण में उसकी सभी आवश्यक बातों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। नई पंक्ति से, संक्षेपण और सारांश का अनुपात क्रम से है 3:1 तथा 10:1 होता है। 3:1 तथा 10:1 होता है। ये संक्षेपण है आपका। अब इनको लिखते समय किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है, उनकी चर्चा करें। हेडिंग डालेंगे सामान्य नियम। सामान्य नियम,
अभी तो ये क्या है, हमने ये चर्चा की है, 2 4 5 नियम लिखे जिनको ध्यान में रखकर आगे हमको संक्षेपण करना होता है। ठीक है, देखो ए भाग जो आपका था उसमें 2 4 5 मिनट मुझे लिखना था, 2 4 5 मिनट आपको लिखना था, वहाँ यही स्थिति थी। मैं कुछ लिखता था फिर आप कुछ लिखते थे, ये क्रम था। बे और से भाग में अविरल रूप से लगातार लिखना होता है। ठीक है, ए भाग 50 अंक का 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। यदि आपको आता है तो आप पेपर में भी करेंगे, 15 से 20 मिनट में ए भाग पूरा हो जाएगा 50 अंक का। बे भाग नहीं होगा, सहभाग नहीं होगा, उसमें बहुत लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखने का अभ्यास करते रहो। एक प्रश्न तो रोजाना कम से कम लिखो, यदि आप सचमुच मेंस लिखना चाहते हैं तो आपको लिखने का अभ्यास करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं। मैंने आपको कहा था एक बालक ग्राम विकास अधिकारी और स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन कोर्स और तैयारी लग गया, खूब अच्छे से पढ़ा था, खूब तैयारी की, ड्यूटी पर भी बैठा बैठा अध्ययन करता था, खूब अच्छे से तैयारी की, और जो कुछ पढ़ा एग्जाम हॉल में भी देखने को मिला, लेकिन किसी भी पेपर को पूरा नहीं करके आया। कारण वही, पढ़ा सब कुछ था, याद सब कुछ था, लिख कर नहीं देखा, लिख कर नहीं देखा था, रह गया, मेंस नहीं हुआ। अब दोबारा से भी यहीं का स्टूडेंट है, लेकिन इस बार उसने नौकरी तो नहीं छोड़ी, पर टेस्ट सीरीज हर बार पेपर देने आता है, बैठ के पूरा लिख कर जाता है। घर रोजाना 3 घंटे लगातार लिखता है, कुछ भी लिखे लेकिन लिखेगा 3 घंटे तक लगातार। अब अभ्यास कर रहा है। अब ऐसे भी बैठे और प्री पेपर जैसे होगा, रिजल्ट आएगा तो वो मैदान में कूदेंगे। आधे से ज़्यादा लगभग 50% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहले से वेतनभोगी होंगे। इन्हीं हॉल की बात बता रहा हूँ मैच में, तो वो भी बाजी मारेंगे, वो भी गणित बिगाड़ेंगे। इसलिए लिखने का अभ्यास करते रहो, अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आधे से तो ये सोच कर बैठे सब प्री तो हो पहले, वो भी होगा। ठीक है, लिखेंगे सामान्य नियम। नियम नंबर 1, संक्षिप्तीकरण मूलतः अनुच्छेद के भावार्थ का, संक्षिप्तीकरण मूलतः अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतः पूर्ण पाठ होता है। स्वतः पूर्ण पाठ होता है। अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतः पूर्ण पाठ होता है। इसलिए ध्यान दो बोर्ड पर, मैंने 4 शब्द लिखे। इसलिए, अतः, क्योंकि, अर्थात, इनसे पहले हमेशा पूर्ण विराम आता है, ये याद रखना। इनसे पहले हमेशा पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी पहली वाली बात खत्म हो चुकी है, उन्हें समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पिछला हमारा जो वाक्य था वह पूरा हुआ, उसे समझाने के लिए हम इन शब्दों को काम में लेते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले हमेशा पूर्ण विराम लगाया जाता है। आप निबंध लिखेंगे, पल्लवन लिखेंगे, आगे ये बहुत काम आएंगे। योजक शब्द जो हैं हमारे, उनसे पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। योजक शब्द हैं और है, तथा है, अथवा, या है, इनसे पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना है। 2 बातें इतनी सी तो याद रखेंगे,
4 शब्द हैं, इनसे पहले पूर्ण विराम लगाना है। कोई योजक शब्द आ गया तो उससे पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, विराम पूर्ण विराम वगैरह नहीं लगाने हैं। ठीक है, पल्लवन जब करेंगे तो और इनकी दोबारा चर्चा करूंगा मैं, फिर आपको बताऊंगा पल्लवन और निबंध के समय। स्वतः पूर्ण पाठ होता है, इसलिए संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद, इसलिए संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, आपने यदि संक्षिप्तीकरण पढ़ा है तो पूरा अनुच्छेद, पूरा अध्याय पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है। मूल भाव उसमें पहले से ही समाहित होता है। उनको समझाने के लिए आगे तो उदाहरण लिखे हुए होंगे जिनको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का, संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का लगभग 1/3, संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का लगभग 1/3 सार संक्षेप होता है। 1/3 सार संक्षेप होता है। इसलिए अवतरण की मौलिकता को, अवतरण की मौलिकता को खंडित किए बिना, अवतरण की मौलिकता को खंडित किए बिना कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, मतलब मूल भाव से नहीं भटकना है। जो मुख्य बिंदु उसका है उससे नहीं भटकना है, उसे खंडित नहीं करना है। हम उदाहरणों की ओर ज़्यादा आकृष्ट हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तीसरा, संक्षिप्तीकरण मौलिक रचना को ही, संक्षिप्तीकरण मौलिक रचना को ही कम शब्दों में लिखने की, मौलिक रचना को ही कम शब्दों में लिखने की शैली होने के कारण, कम शब्दों में लिखने की शैली होने के कारण उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए, उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल पाठ के अनुरूप, जिसमें मूल पाठ के अनुरूप कम शब्दों में, कम शब्दों में अधिक विवरण तथा, अधिक विवरण तथा तथ्यों को समेटा जा सके। तथ्यों को समेटा जा सके यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक तथ्यों का अर्थ अपने आप में समाहित करने वाले शब्द। जैसे हम कहें वाक्यांश के लिए एक शब्द, सामासिक पद के जो हुआ करते हैं वे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्दों का वहाँ चयन करना होता है, तभी 1/3 शब्दों में हम उन्हें लिख पाते हैं। अगला, संक्षिप्तीकरण में, अगला संक्षिप्तीकरण में
गागर में सागर भरने की गागर में सागर भरने की उक्ति सार्थक होती है। गागर में सागर भरने की उक्ति सार्थक होती है। अतः भाषा की सामासिकता के साथ भाषा की सामासिकता के साथ भाषा सरल प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो सरल भी है, स्पष्ट भी है और उसका प्रभाव भी रहे। अगला, किसी भी अनुच्छेद या पाठ का किसी भी अनुच्छेद या पाठ का संक्षिप्त रूप उसका शीर्षक होता है तथा उसका शीर्षक होता है। कोई भी अवतरण, कोई भी पाठ है, सबसे छोटा रूप यदि कोई है तो वो सिर्फ शीर्षक होता है। ठीक है। तथा यही उस पाठ का सार संकेतक होता है। तथा योजक शब्द है, पूर्ण विराम नहीं आएगा। अभी मैंने बताया योजक शब्द से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जोड़ने का काम करते हैं। पूर्ण विराम पृथकता का बोधक होता है, ये अलग करता है कि एक वाक्य पूरा हो गया अब नया शुरू होगा। ठीक है, योजक शब्द जोड़ने का काम करते हैं। तथा यही उस पाठ का सार संकेतक होता है। यही उस पाठ का सार संकेतक होता है। सार संकेतक होता है जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान लगा सकता है। जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान लगा सकता है। अगला, संक्षिप्तीकरण के वाक्यों को संक्षिप्तीकरण के वाक्यों को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन कर उन्हें सरल एवं सुबोध बनाना चाहिए।
सरल एवं सुबोध बनाना चाहिए। यानी अवतरण में जैसे शब्द दिए हुए हैं यथावत हमें संक्षेपण में वही शब्द नहीं लिखने हैं, उनके क्रियाकलापों में परिवर्तन करना है, उनके अन्य पर्यायवाची लिखने हैं, ऐसे शब्दों का हमको वहाँ प्रयोग करना होता है। बाकी का अगली क्लास। पत्र लिख कर लाएंगे, पत्र लिख कर लाएंगे, किसी की भी कॉपी मांग सकता हूँ, याद रखना ईमानदारी से सब पत्र लिखकर, गलत लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे, ठीक है।